इसके बाद जीवाणुजनित रोगों में नंबर दूसरा रोग आता है एंथ्रेक्स। सबसे पहले अपन ने बात की थी गलघोटू की, तो एंथ्रेक्स के अन्य नाम है जहरी बुखार, दूसरा और तीसरा इसका नाम है तिल्ली रोग, मिट्टी जनित रोग और जेनेटिक बीमारी भी इसको अन्य नामों में जाना जाता है। तो ये रोग ऐसा है जो सभी जो जुगाली रोमांटिक पशु होते हैं उनमें फैलने वाला एक अचानक और शीघ्र फैलने वाली बीमारी है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुगाली करने वाले पशुओं में एकाएक एवं शीघ्र फैलने वाली संक्रामक बीमारी है वह एंथ्रेक्स रोग। और उसके बाद जैसे एंथ्रेक्स किस पशु में सबसे ज़्यादा रोग फैलता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एंथ्रेक्स रोग सर्वाधिक लंबे क्षेत्र में, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है कि लंबे क्षेत्र में फैलने वाली व्याधि कौन सी है पशुओं में, तो एंथ्रेक्स एक साथ सर्वाधिक क्षेत्र में फैलने वाला रोग है। इसके बाद यह बीमारी सबसे ज़्यादा भेड़ में फैलती है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एंथ्रेक्स रोग सर्वाधिक किस पशु में फैलता है, या एंथ्रेक्स रोग या एंथ्रेक्स बीमारी एंथ्रेक्स व्याधि किस रोग में सबसे या किस पशु में सबसे ज़्यादा या भयंकर रूप से फैलती है, भेड़ में फैलती है। इसके बाद भेड़ से संबंधित क्वेश्चन बनता है कई बार, उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग प्रमुख रूप से फैलता है। तो यहाँ भी आपको ध्यान देने योग्य बात है कि ऊन भेड़ से संबंधित है, तो भेड़ में एंथ्रेक्स सर्वाधिक फैलता है, इसलिए उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों में ये रोग अधिक फैलता है। तो यहाँ से भी एक अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुटअप होता है। एंथ्रेक्स बीमारी को ऊल सोटर डिजीज के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये उनके फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों में फैलता है, इसके लिए इसको ऊल सोटर डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं पशुओं में बैसिलस एंथ्रेसिस, ये इसका रोग कारक है। बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु एंथ्रेक्स रोग का प्रमुख कारण है जो पशुओं में रोग का कारक है। एंथ्रेक्स एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसमें पशु के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे कि किस रोग में पशु के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एंथ्रेक्स। और क्योंकि इस रोग में पशु अचानक मृत्यु होने से क्या होता है, उस पशु का पोस्टमार्टम करने का कोई विचार नहीं होता क्योंकि पहचान हो जाती है कि पशु में एंथ्रेक्स रोग का प्रकोप है, इसलिए पशु एंथ्रेक्स रोग से मृत्यु हुई है उसकी। उसके बाद बात करते हैं एंथ्रेक्स एक मात्र बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पशु व्याधि मनुष्य में फैलती है या मनुष्य से पशुओं में या पशुओं से मनुष्य में फैलती है, तो इसको बता सकते हैं आप एंथ्रेक्स रोग। और ये रोग पशुओं से मनुष्य में फैलना था, इसलिए इसको जेनेटिक बीमारी भी कहते हैं, आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं पशु की आकस्मिक या अचानक या एकाएक मृत्यु होना, ये एक एंथ्रेक्स रोग का प्रमुख लक्षण कहलाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पशु की आकस्मिक मृत्यु होना किस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। फिर आपको ऑप्शन में जैसे एंथ्रेक्स गलघोटू है या जैसे मान लो चेचक है, इस तरह से आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा, गलघोटू है, ब्लैक क्वार्टर है, इस तरह से, तो आपको उसका प्रमुख लक्षण भी पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्वस्थ पशुओं को जून माह में इस रोग से बचाव हेतु एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए क्योंकि ये सभी जो स्वस्थ पशु है उनको लगाना चाहिए, इसलिए पशुओं में इसका बचाव हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 के बाद नंबर तीसरा आता है जीवाणुजनित बीमारी में थनैला, जिसको आप मैस्टिटिस गार्गेट, इनका शीत रोग और थन की बीमारी आदि अन्य नामों से जाना जाता है। इस बीमारी को किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे पूछ लिया मैस्टिटिस किससे संबंधित है, थनैला रोग से। और थन जैसे आपने देखा आयन, ये थन और आयन की बीमारी इसलिए कहलाती है क्योंकि पशु के आयन और थन में ही इसका जीवाणु संक्रमण फैलाता है। इसके बाद ये दुधारू पशुओं में एक संक्रामक या बीमारी कह सकते हैं इसको, सभी जो दुधारू पशु है उनमें एक संक्रामक बीमारी है। थनैला रोग में पशु की मृत्यु नहीं होती, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस पशु व्याधि में पशुओं की मृत्यु नहीं होती है, तो वह थनैला रोग एकमात्र ऐसा रोग है और बाकी सभी रोगों में पशुओं की मृत्यु का कारण है। इसके बाद बात करते हैं क्षय, जिसको आप टीबी और ब्रुसेलोसिस गर्भपात, ये मनुष्य में दूध द्वारा फैलने वाली व्याधियाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए दी जा रही है कि मनुष्य में दूध द्वारा कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है, तो टीबी जिसको आप क्षय जानते हैं और ब्रुसेलोसिस यानी गर्भपात। थनैला ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थनैला ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में
तथा गाय की अपेक्षा भैंस में सर्वाधिक फैलता है। ये भी एक आपको पता होना चाहिए। 2 इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में कौन सा रोग सबसे ज्यादा फैलता है? थनैला, क्योंकि वहां एक ही स्थान पर पशु का आवास, उसके रख रखाव, प्लस उसका चारा दाना और प्लस उसका जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो एक ही जगह आसपास में डाला जाता है, इसलिए वहाँ संक्रमण ज़्यादा फैलता है। और गांव में इस पशु कहाँ चारा कारक, कहाँ पशु को रख रहे, कहाँ उसका दूध दोहन किया जा रहा है, इसलिए वो अलग अलग जगह होता है, इसलिए गांव में ये रोग कम फैलता है। गाय की अपेक्षा भैंस में क्यों फैलता है? क्योंकि गाय थोड़ा स्वस्थ पशु जानवर है और अब भैंस थोड़ा सा क्या है, कीचड़ और गंदगी में रहने वाला पशु है, इसलिए इसमें ज़्यादा फैलने की संभावना रहती है। इसके बाद बात करते हैं थनैला पशुओं में जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। ये भी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है कि किसके माध्यम से थनैला रोग फैलता है। इसके बाद जैसे आपको पता है कि गाय भैंस में आयन का शीत रोग स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लिकेसिया जीवाणु द्वारा फैलता है, ये इसका रोग कारक है। और थनैला रोग में पशु के थन एवं आयन इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए इसे थन या आयन का शीत रोग भी कहते हैं। दूध, इस रोग में दूध छेने जैसा, छेने या छेने के पानी जैसा होना तथा फटे दही जैसा आना, ये इसका प्रधान लक्षण है। ये भी पता होना चाहिए कि थनैला रोग का प्रमुख लक्षण क्या है। एक इसका प्रमुख लक्षण है दूध में एपिथेलियल कोशिकाएं उपस्थित होना, या कह सकते हैं फटे दूध जैसा या दही जैसा उसमें तत्व पदार्थ उत्पन्न होना। एक इसमें दूध का हल्का पीला रंग से लाल रंग में परिवर्तित होना, ये भी एक प्रधान लक्षण है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन लक्षण इसका दूध छेने के पानी जैसा होना या फटे दही जैसा आना, ये एक इसका प्रधान लक्षण है। और उसके बाद मैस्टिटिस ट्यूब होती है, जिसको आप थनैला ट्यूब भी कहते हैं, ये इससे संबंधित है कि उसमें जो रोग उत्पन्न होता है थनैला रोग में, उसको सही करने के लिए मैस्टिटिस ट्यूब उस पर चढ़ाई जाती है, जो आपको अभी इसी क्लास में आपको बताया जाएगा। थोड़ा आगे करूँगा। तो गाय भैंस में आयन का शीत रोग स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लिकेसिया जो जीवाणु है, इसके माध्यम से ये रोग फैलता है। जो सर्वाधिक अगर आपको पूछा जाए गाय भैंस में थनैला रोग अधिकांश से किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो उसका ऑप्शन है आपके पास स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लिकेसिया। और एक बात करें थनैला रोग में पशु के जो थन और आयन सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है, क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिया था थन एवं आयन अंग किस रोग में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, तो थनैला रोग में पशु के ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए इसे थन या आयन का शीत रोग भी कहा जाता है। एक बात करते हैं इसका प्रमुख लक्षण, तो दूध छेने के पानी जैसा होना एवं फटे दही जैसा आना, ये एक इसका प्रधान लक्षण है। दूध में छेने जैसे पानी की आना हो जाए, या हो सकता है ऐसे छेने जैसा दिखाई दे, और एक फटे दही जैसे उसमें छिचड़ी युक्त दूध का होना, ये इसका प्रधान लक्षण है। उसके बाद है मैस्टिटिस ट्यूब, इसका संबंध थनैला रोग से है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है, मैस्टिटिस ट्यूब या मैस्टिटिस किससे संबंधित है? थनैला रोग से। और एक बात करें इसमें जो ये रोग है देसी गायों की अपेक्षा संकर गायों में सबसे ज़्यादा फैलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि गाय में की बजाय संकर गायों में ये सबसे अधिक क्यों फैलता है, क्योंकि ये पशु भी थोड़ा अशुद्ध रहता है। और एक क्वेश्चन इसमें बनता है थन साइफन, ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट उपकरण है जिसमें थनैला रोग से संबंधित है, और इस रोग में पशु के थन से या आयन से जो अशुद्ध दूध होता है उसको बाहर निकाला जाता है, संक्रमित दूध होता है उसको बाहर निकाला जाता है, उसको कहते हैं थन साइफन। और इसके जो बचाव का उपाय है, सभी स्वस्थ पशुओं में मैस्टिटिस स्पोर वैक्सीन का टीका, ये एक महत्वपूर्ण टीका होता है, ये पशु को सभी स्वस्थ पशु को बचाव के लिए लगाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 फिडकिया रोग, जिसको एंटोटॉक्सिमिया भी कहते हैं, या कह सकते हैं ये अधिक चारा खाने वाली पशुओं में होता है। जैसे भेड़ और बकरी फरवरी मार्च के माह में खेत में जो सरसों की कटाई हो जाती है उसमें आवश्यकता से अधिक चारा खाते हैं, और उनमें जीवाणु ऐसे सूक्ष्म जीवाणु तो चारे के साथ चल लिए जाते हैं, इसलिए वो उसमें पेट में पहुंचने से उनके हाथों में पहुंचकर एक विष का कार्य करता है, और वो विष फिडकिया रोग का प्रमुख कारण बनता है। इस रोग में अधिकांशतः होता है क्या है, ये रोग सबसे ज़्यादा जुगाली करने वाले पशुओं में फैलता है। अब जुगाली करने वाले सब जानते हैं आप, भेड़ बकरी गाय भैंस सब होता है, लेकिन सबसे अधिकांश ये रोग
अधिक चारा खाने वाले पशुओं की बीमारी भी कहलाती है, और ये रोग सबसे ज़्यादा भेड़ बकरी में फैलता है। ये आपको अमूमन पूछा जाता है कि फिड़किया रोग सर्वाधिक किससे संबंधित है, किस पशुओं में फैलता है, भेड़ और बकरी दोनों इसके सही आंसर है। उसके बाद फिड़किया रोग में एक साथ सर्वाधिक पशुओं की मृत्यु हो जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा हो सकता है कि किस पशु व्याधि में पशुओं की एक साथ मृत्यु होती है, तो उसका राइट आंसर है फिड़किया। और इसका प्रमुख जो कारण है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस जीवाणु फिड़किया रोग का प्रमुख कारण माना जाता है। पशु का लेटे लेटे पैरों को साइकिल की तरह चलाते हुए मृत्यु होना, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन या कई बार लक्षण के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पशु का लेटे लेटे पैरों को साइकिल की तरह चलाते हुए मृत्यु होना किस रोग का प्रमुख लक्षण है, ये फिड़किया रोग का है। एक इस रोग में क्या होता है, अंत में पशु को खूनी दस्त आते हैं और पशु की मृत्यु हो जाती है। और एक इसका प्रधान लक्षण है पशु को आफरा, पेट में आफरा आना तथा श्वास लेने में तकलीफ होना, ये भी एक इसका प्रमुख लक्षण है। उसके बाद बात करते हैं पशु को ईटीवी यानी एंटोटॉक्सिमिया वैक्सीन का टीका बचाव के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि ये टीका एक ऐसा है जो इस पशु को बचाने में मदद करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस क्लास में जीवाणु से संबंधित रोगों के बारे में दी गई थी। उसके बाद आपको विषाणु से संबंधित रोगों की जानकारी दी जाएगी। हाँ, इसके बाद बात करते हैं विषाणु जनित व्याधियाँ जो पशुओं में फैलती है। सबसे पहले आपको बताई गई थी जीवाणु द्वारा फैलने वाली कौन कौन सी व्याधियाँ थी पशुओं में, तो बात करते हैं सेकंड नंबर बी, विषाणु जनित व्याधियाँ। तो सबसे पहले बात करेंगे पशु माता यानी कि पशु प्लेग, पोकनिक या इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएंडरपेस्ट। ये इसके अन्य नाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे रिएंडरपेस्ट रोग का पशु में किस बीमारी या किसके कारण फैलता है, या रिएंडरपेस्ट पशु में, तो आपको पता होना चाहिए विषाणु जनित या वायरस द्वारा फैलने वाली व्याधियाँ हैं। तो नंबर पहले बात करते हैं पशु प्लेग की। पहली बीमारी है पशु प्लेग वायरस या विषाणु द्वारा फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि रिएंडरपेस्ट किसके द्वारा फैलता है, वायरस द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, इस तरह इसमें एक ऑप्शन आता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ आपको गलत नहीं करना है, इसको थोड़ा देखना है कि इसका जो बेसिक जो फैलाव है किस कंटामिनेंट्स के द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है या वायरस या प्रोटोजोआ द्वारा। उसके बाद बात करें गाय और भैंस में पशु जो माता या जो सर्वाधिक घातक छूतदार, जिसको आप संक्रामक रोग भी कहते हैं, अभी वर्तमान में काफ़ी वायरस जनित बीमारियां फैल रही है। तो ये पता होना चाहिए कि ये वायरस है सर्वाधिक छूतदार या कह सकते हैं घातक या कह सकते हैं संक्रामक रोग होता है पशु में। तो ये सबसे ज़्यादा पशु गाय में सबसे ज़्यादा, उसके बाद भैंस में फैलता है। पशुओं में रिएंडरपेस्ट बीमारी का प्रकोप सबसे ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु में। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूछ लिया जाए कि पशु प्लेग का रोग पशुओं में किस ऋतु में सबसे अधिक होता है, तो वो होता है ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद पशु प्लेग बीमारी में पशु की जो आहार नाल है, कौन सा अंग, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पशु प्लेग रोग में पशुओं के शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो उसका राइट आंसर होना चाहिए आहार नाल, जिसको आप जानते हैं। ये आहार नाल पशु का अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है पशु प्लेग रोग में। उसके बाद पशु के मुंह में छाले होकर आँख, नाक एवं मुंह से पानी बहना, ये इस रोग का प्रधान लक्षण माना जाता है। कई बार आपने पूछ लिया जाता है पशु के मुंह में छाले होना, तो ये पशु के मुंह में छाले में आपको पता होना चाहिए खुरपक्का मुंहपक्का रोग में भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसलिए आँख, नाक एवं मुंह से पानी गिरना, यहाँ एक कॉमन चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये कॉमन चीज़ जब मुंह में छाले होना या तलवे में छाले होना, तो खुरपक्का मुंहपक्का में क्या होता है कि पशु के मुंह, जीभ और तलवे पे छाले होते हैं। यहाँ ओनली मुंह में है, फिर उसके बाद आँख, नाक और मुंह से लार या पानी बहना इसका प्रधान लक्षण है। उसके बाद बात करते हैं पशु को रिएंडर जो पेस्ट है वैक्सीन का टीका उसके बचाव के लिए लगाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण टीका है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जीवाणु और विषाणु द्वारा जो रोग फैलते हैं उनमें ज़्यादातर वैक्सीन का प्रयोग करता है। तो इसमें रिएंडर पेस्ट आपको पता है कि इस रोग का इंग्लिश नेम है, उसके संबंधित इस वैक्सीन का नाम बनता है। तो रिएंडर पेस्ट वैक्सीन का टीका इसमें बचाव के लिए लगाते हैं। उसके बाद नंबर बात करते हैं दो विषाणु जनित व्याधियों में, रोगों में, खुरपक्का मुंहपक्का, जिसको आप FM डिजीज भी कहते हैं। खुरपक्का मुंहपक्का को खुर या पैर और मुंह की बीमारी भी कह सकते हैं। तो ये रोग सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये रोग कहाँ या किस अंश में सबसे पहले फैलता है। तो ये सबसे पहले खुर में फैलता है, या कहते हैं पैरों में ये रोग सबसे पहले फैलता है। इस बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कई बार कि खुरपक्का मुंहपक्का रोग में सबसे पहले रोग का
प्रभाव किस अंग में होता है, तो खुरों में होता है। और खुरों से पैर में कैसे पहुंचता है इसका भी आपको पता होना चाहिए। जब खुरों के बीचों बीच या जुगाली करने वाले या दो खुर वाले जानवरों में ये रोग खुरों में होता है, तो यहाँ इन खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं। उन छालों में फटने से रक्त आता है और उस रक्त आने के बाद उसमें खुजल या जलन या खुजाल होती है, जिससे पशु क्या करता है, उन खुरों को अपने मुंह से जीभ से चाट लेता है, जहाँ से उसका विषाणु पेट से मुंह तक पहुंच जाता है। और ये इसलिए खुरपक्का और मुंहपक्का बीमारी कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं खुरपक्का मुंहपक्का अधिक शीघ्रता से फैलने वाला वायरस जनित पशु बीमारी। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा रोग अधिक शीघ्रता से वायरस जनित फैलने वाली बीमारी है? ये शीघ्रता से फैलता है, वायरस इस तरह से फैलता है, आपको सबको पता होना चाहिए। ये वायरस जैसे मनुष्य में भी कई बार वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारियां होती है। ये है दो खुर वाले जानवरों की सर्वाधिक फैलता है। ये भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि खुरपक्का मुंहपक्का या दो खुर वाले जानवरों या पशु में कौन सा रोग सबसे ज़्यादा फैलता है, तो ये खुरपक्का मुंहपक्का रोग ही फैलता है। दो खुर वाले का मतलब है आपको जुगाली उगालने वाले पशुओं से संबंधित है। तो उसके बाद बात करते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी में सबसे अधिक फैलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा गाय में, उसके बाद भेड़ से पहले बकरी में। भेड़ और भैंस में ये अक्सर अधिकांश नहीं फैलता, लेकिन गाय और बकरी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अभी वर्तमान में भी कई भेड़ और बकरियों में देखा गया, बकरियों में भी इस रोग का भी संचरण हो रहा है। अभी देखा गया कि अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, इसके आधार पर आपको पता होना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में किस रोग का प्रकोप होता है। उसके बाद बात करें खुरपक्का मुंहपक्का, ये रोग इनके अलावा सूअर में भयंकर फैलने वाली संक्रामक बीमारी। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लिया था सूअर में भयंकर फैलने वाली संक्रामक बीमारी कौन सी है, वो है खुरपक्का मुंहपक्का। उसके बाद करते हैं बात खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी में सबसे कम पशु मृत्यु होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। उस पहले आपको थैलेरा रोग में तक क्या था, पशु की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन यहाँ सबसे कम पशु मृत्यु किस रोग में होती है, खुरपक्का मुंहपक्का में। और किस रोग में मृत्यु नहीं होती है, वो थैलेरा रोग था, जीवाणु द्वारा था। इसके बाद बात करते हैं पशुओं में ये रोग वायरस की 7 प्रकार की प्रजातियों द्वारा फैलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रोग सर्वाधिक प्रजातियों या वायरस प्रजातियों द्वारा फैलता है। तो इसमें देखिए 3 प्रकार की जो प्रजाति है ए, ओ और सी, ये यूरोपीय देशों में इस रोग को फैलाती है। और सेट 1, सेट 2, सेट 3, एशिया सेट 1, ये 4 प्रकार की प्रजातियां ये एशियानी भारत में इस रोग को फैलाती है। इसके बाद अगर कई बार किसी पूछा जाए पशु के खुरों को या कह सकते हैं खुरपक्का मुंहपक्का रोग में पाद स्नान या फुट बाथ के लिए कितने प्रतिशत नीलात होता है और किस रसायन और कितनी मात्रा में उसका प्रयोग करते हैं, तो ये क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण है। पशु के खुरों को 1% कॉपर लेपित, जिसको आप कह सकते हैं नीलात होता, या लाल दवा 1% गोल से उसको क्या करते हैं पाद स्नान कराते हैं उसके गोल से। तो इसमें से क्या करते हैं पैर में 1% का गोल बना के और पानी में नीचे पशुओं को गुजारा जाता है, इससे उनके खुर डूब जाते हैं, जिससे इस रोग का उपचार होता है और खुर धोने से उसमें से विषाणु मुक्त होते हैं। उसके बाद बात करते हैं पशु को FMD वैक्सीन का वर्ष में 2 बार टीकाकरण करते हैं। उसकी मात्रा आपको पता होनी चाहिए 1 से 2 ml। अब कई बार जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पशुओं में टीकाकरण करते हैं वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 4 बार, इस तरह। तो ये सामान्य जानकारी, इससे भी क्वेश्चन आता है कि पशुओं में टीकाकरण करते हैं वर्ष में 1 बार, तो आपको याद होना चाहिए वर्ष में 2 बार किया जाता है, वो 6 माह के अंतराल से 2 बार होता है। इसके बाद बीमारी आएगी उपापचय जनित बीमारियां। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 उपापचय या मेटाबॉलिक रोग। पशुओं में कौन कौन से मेटाबॉलिक रोग है, तो आपको पता होना चाहिए, एक तो दुग्ध जवर और एक कीटोसिस। ये 2 पशु व्याधियां हैं जो मेटाबॉलिक या उपापचय जनित बीमारियां कहलाती है। अब सबको पता होना चाहिए कि उपापचय से मतलब है पशु के शरीर में उस पोषक तत्वों के स्तर का कम होना जिससे उनके लिए ऊर्जा या एनर्जी नहीं मिलती है, उसको कहते हैं उपापचय या मेटाबॉलिक रोग। जैसे इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि दुग्ध जवर, जिसको दूध का बुखार, मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं, कई बार इस नाम से भी जाना जाता है कि हाइपोकैल्सीमिया या मिल्क फीवर या दूध का बुखार रोग किसकी कमी से होता है, तो यहाँ ये पोषित जनित है। पोषित जनित का मतलब पोषक तत्व की कमी से फैलता है। तो मिल्क फीवर एक चैपची बीमारी है जो पशु प्रसव पूर्व या बाद में 2 या तो उसके बच्चा जन्म के पहले या बच्चा देने के बाद फैल सकती है। ये बीमारी अधिक दूध देने वाली संकर गाय भैंसों में अधिक फैलता है। ये भी ध्यान रखना कि मिल्क फीवर रोग किन पशुओं में सबसे ज्यादा फैलता है, संकर गाय और भैंसों में। दूध का बुखार रोग में पशु का सामान्य तापमान कम होता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कई बार पूछ लिया था किस पशु व्याधि में पशु के
शरीर का सामान्य तापमान कम हो जाता है या कम होता है, वह दूध का बुखार हो गया मिल्क फीवर में। उसके बाद अभी आपको बताया था मैंने दुग्ध जवर एक पोषित या पोषक जनित बीमारी, ये भी एक महत्वपूर्ण लाइन है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे निम्न में से पोषक जनित बीमारी है, तो उसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना कि ये कैल्शियम की कमी से फैलता, तो दुग्ध जवर इसका राइट आंसर होगा। और ये रोग पशुओं में कैल्शियम की डेफिशिएंसी यानी कैल्शियम पोषक तत्वों की कमी से फैलता है। और इसका कारण क्या होता है, दूध देने वाले या दुधारू पशुओं में रक्त सीरम में कैल्शियम का जो स्तर है वो 7 mg यानी 7 mg प्रति 100 ml से कम हो जाता है। रक्त सीरम यानी रक्त में जो सीरम या रक्त सीरम कह सकते हैं, जैसे रक्त की जो प्रोटीन रहती है उसको सीरम कहते हैं, उसमें इसका जो लेवल है स्तर है वो 7 mg प्रति 100 ml से कम हो जाता है। तब क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है और दुग्ध जवर रोग उत्पन्न होता है। उसके बाद बात करते हैं इसका प्रमुख लक्षण। तो उपापचय में इसमें मिल्क फीवर में पशु का जो गर्दन है या पशु गर्दन को पेट की ओर निडाल या पेट की ओर मोड़कर निडाल से बैठा होना या बैठना, ये एक प्रधान लक्षण है। उसके बाद पशु को कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 500 ml का अंतःशिरा टीका लगाती है, इसके बचाव का उपाय है। तो कई बार कैल्शियम टैबलेट्स भी आती है, कैल्शियम युक्त आहार भी पशु को दिया जाता है जिससे उसमें कैल्शियम पोषक तत्व की कमी पूरी हो जाती है और पशु में दुग्ध जवर रोग नहीं होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पर, जिसमें प्रोटोजोवन रोग होता है। ये ऐसे रोग है जो परजीवी प्रोटोजोवन द्वारा फैलता है। इसमें सबसे पहला रोग है चिचड़ी जवर, जिसको आप टिक फीवर भी कह सकते हैं, और उसका दूसरा नाम टैक्सोस भी है। इसमें टिक फीवर एक प्रोटोजोवन व्याधि है जो आपको पता होना चाहिए बोफिलस माइक्रोपलस परजीवी द्वारा फैलता है। ये इसका प्रोटोजोवन व्याधि फैलने वाला परजीवी है। उसके बाद पशु शरीर का वजन कम होना एक महत्वपूर्ण लक्षण है। भूख का कम होना और दूध उत्पादन में कमी होना या घटना, ये इस रोग में प्रमुख प्रधान लक्षण है, इसकी पहचान है। उसके बाद बात करते हैं पशु के शरीर पर ब्यूटॉक्स का छिड़काव। ये एक रसायन है या कह सकते हैं मेलाथियन पाउडर, जो कीटनाशी रसायन है, इसका भी आप लेप या प्रयोग कर सकते हैं। इससे चमड़ी पर जो भी परजीवी है, चिचड़ी जवर है, चिचड़ियाँ हैं, वो नष्ट हो जाती है और इसमें बचाव में मदद मिलती है। उसके बाद बात करते हैं सर्रा रोग। सर्रा रोग यानी इसको कहते हैं तीव्रता रोग। ये ऊँट से संबंधित व्याधि है जो इस ऊँटों में लगातार 3 वर्ष तक इस रोग का प्रभाव रहता है, इसलिए इसको तीव्रता रोग के नाम से भी जाना जाता है। सर्रा ऊँट में फैलने वाली एक बुखार की बीमारी है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से ऊँट में फैलने वाली एक बुखार की बीमारी है सर्रा। उसके बाद ऊँट में सर्रा व्याधि का जो परजीवी है या प्रोटोजोन है वो ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई एक परजीवी है नामक प्रोटोजोआ द्वारा ये रोग फैलता है। तो ऊँट में अगर पूछा जाए ऊँट में सर्रा रोग या सर्रा बीमारी का कारण क्या है, ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई प्रोटोजोआ। उसके बाद ऊँट में ये बीमारी रक्त परजीवी होती है जो मक्खियों द्वारा फैलती है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऊँट में सर्रा रोग रक्त परजीवी है जो किसके द्वारा फैलती है, मक्खियों द्वारा। और एक इसका प्रधान लक्षण है अचानक या एकाएक तेज बुखार आना, पशु का गोल गोल चक्कर काट लगाना, या फिर हो सकता है पसीना आना तथा गिर पड़ना। ये सर्रा रोग में प्रमुख लक्षण माने जाते हैं जो उस ऊँट में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक प्रमुख क्वेश्चन है कि प्रोटोजोन बीमारी कौन सी है, उनमें से आपको चिचड़ी जवर और सर्रा, और उपापचय जनित कौन सी है, उसमें मेटाबॉलिक में आपके दुग्ध जवर और कीटोसिस, और विषाणु द्वारा कौन सी फैलती है, जीवाणु द्वारा कौन सी फैलती है, उसका कारक क्या है। ऐसे कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे ब्लैक क्वार्टर रोग का कारण है तो बैक्टीरिया, उसका प्रमुख कारण है खुरपक्का मुहपक्का का कारण है वायरस। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये पशुओं से संबंधित व्याधि आती है।